हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस SLH क्लास के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का, जिसका पहला लेसन है वास्तविक संख्या। ठीक है, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसे पढ़ना भी आवश्यक है। तो हम लोग सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक पे, ज़्यादा बातचीत किए बिना। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक आता है सबसे पहला संख्या, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पहले भी बिहार बोर्ड पूछ चुका और आगे भी पूछता रहेगा। और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को जानना आवश्यक है इस चैप्टर में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारी संख्या आ रही है वो हमारी संख्या है सम संख्या। ठीक है, सम संख्या हम लोग किसको कहेंगे? जिस संख्या में हम लोग 2 से भाग लगा सकते हैं वो हमारी हो जाएगी सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 10, 100, 50, 200 या 1 लाख हो जाए या 10,000 हो जाए, 10 नील हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो बड़ी संख्या को आप लोग पहचानेंगे कैसे कि वो संख्या सम है या कोई और संख्या। देखिए, पहचानने का एक तरीका है कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना जाए, उसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो एवं 8 हो, इन पांचों में से अगर कोई भी एक संख्या आ रही है तो वो हमारा हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या आ जाए, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ 2, 3, 4, 5। ठीक है, 2345 हम लिखे, तो ये कैसे पता चलेगा कि सम संख्या है या विषम संख्या? देखिए, इसके हम अंत में कौन सी संख्या लिखे हैं? तो अंत में हम लिखे हैं 5। ठीक है, अंत में हम लोग लिखे हैं 5। ठीक है, जबकि होना अंत में क्या चाहिए था? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 के बाद हम अगर मान लीजिए 8 दे देते हैं, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। या 8 के स्थान पर हम लोग कोई भी एक संख्या इसमें से 0, 2, 4, 6, 8 में से दे देंगे तो वो हमारा हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, देखिए अगर हम लोग सबसे पहले सम संख्या की बात करें तो हमारा जो सबसे पहला सम संख्या है वो आता है 2। ठीक है, और सबसे बड़ा सम संख्या इनफाइनाइट है। ठीक है, चूँकि हम लोग गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण रूप से गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो संख्या आ जाएगा वो हमारा नेक्स्ट संख्या है विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट संख्या हमारा है विषम संख्या, जो कि जिसमें वो संख्या आने वाली है जिससे हम लोग 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा सकते, यानी उसमें कुछ ना कुछ शेषफल यानी रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। ठीक है, 1 हो इसे या ज़्यादा भी हो सकता है। चूँकि विषम संख्या से भाग देने पर हमें जो शेषफल बचेगा हमेशा, ठीक है, वो हमेशा शेषफल एक ही आता है। ठीक है, तो ये शेषफल नहीं बचनी चाहिए। अगर शेषफल बचती है, ठीक है, तब विषम संख्या होगी। शेषफल अगर नहीं बचती है तब वो हो जाएगी हमारी सम संख्या। ठीक है, चूंकि हम लोग 2 से भाग देने वाले हैं तो पूर्ण रूप से जब विभाजित नहीं होगी तो शेषफल बचेगा ही बचेगा, इसीलिए वो हो जाएगा हमारी विषम संख्या। ठीक है, जिसका पहला सम संख्या क्या, विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सबसे पहला विषम संख्या 1 और सबसे अंतिम हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, बड़े संख्या को पहचानने का एक तरीका हो जाएगा कि जिस तरह से हम लोग सम में देखे थे कि अंतिम में क्या होना चाहिए था? 0, 2, 4, 6 और 8। इन पांचों में से अगर कोई भी एक संख्या आती है तो वो हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, लेकिन विषम संख्या को पहचानने के लिए क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9, यानी इन पांचों में से 1, 3, 5 और 9 में से, ठीक है, कोई भी एक संख्या अगर किसी भी संख्या के अंत में आ जाती है, चाहे वह संख्या 10 अंकों का है या 5 अंकों का है, तो वो हो जाएगा हमारा विषम संख्या। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ लिखे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम इतनी बड़ी संख्या को लिखे हैं जिसमें कुल मिलाकर के 2, 4, 6 और 1 7। अभी फिलहाल ये 7 अंकों की संख्या है। ठीक है, इसके अंत में देखिए, इसके अंत में क्या आ रहा है हमारा? 8। ठीक है, और ये 8 ये क्या दर्शाता है कि ये एक अभी फिलहाल में ये सम संख्या, चूँकि इसके अंत में 8 है। ठीक है, लेकिन यदि इसी हम 8 के बाद में हम क्या लगा दें, यहाँ लिख दें 1 या 3 लिख दें या 5 या 7 या 9, इन पाँचों में से कोई भी एक संख्या लिख देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा विषम संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट संख्या पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट संख्या हमारा आता है कौन सी? अच्छा, एक संख्या और है हमारा विषम संख्या के बाद प्राकृत संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम लोग किसको कहेंगे? देखिए, प्राकृत संख्या वो होती है जिसकी गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग जो शुरुआती के समय में या प्रत्येक दिन जो हम लोग गिनती की संख्या पढ़ते हैं वो कहाँ से पढ़ते हैं? 1 से पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग गिनती की संख्या पढ़ते हैं ये हो जाएगा हमारा
1 यानी 1 से शुरू करते हैं तो यह हमारा प्राकृत संख्या। ठीक है, इसकी जो सबसे पहली प्राकृत संख्या हो जाएगी वो 1 हो जाएगी और सबसे बड़ा हो जाएगा तो इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या जो हमारी आती है वो है पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृत संख्या में हम लोग गिनती की संख्या जो पढ़े थे वो 1 से पढ़े थे, फिर 2 पढ़े थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, लेकिन एक जीरो भी ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, गिनती की संख्या में पढ़ते हैं, जो 1 से पहले होती है। ठीक है, तो 1 से पहले जब हम लोग जीरो लगा करके जब हम लोग गिनती की संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, इस बात का ध्यान है कि हमारी हो जाएगी पूर्ण संख्या। ठीक है, और इसका जो सबसे पहला और सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा वो हो जाएगा हमारा 0 यानी 0। ठीक है, 0 हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। सबसे बड़ा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गिनती की संख्या को पूर्ण रूप से काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसी में जो हमारी नेक्स्ट संख्या है वो हमारा पूर्णांक संख्या। देखिए ये जो संख्या है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर के। ठीक है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन हमारा इसी पूर्णांक संख्या पर आने वाला है। देखिए पूर्णांक संख्या क्या है कि पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान। ठीक है, अच्छा धनात्मक और ऋणात्मक का मान का मतलब होता है जिसमें हम लोग धनात्मक वो होगा जो प्लस होगा, ऋणात्मक जो होगा वो माइनस होगा। ठीक है, जैसे कि हम गिनती की संख्या लिखे 2। ठीक है, तो अभी इसके आगे हमें क्या है कि कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ तो हम लोग इसको प्लस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा धनात्मक। लेकिन यदि हम ऐसा लिख दें -4, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, चूँकि इसके आगे में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और हम लोग जब धनात्मक संख्या लिखेंगे तो इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं, और जब माइनस आएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और एक इसके साथ में आ जाता है हमारा 0। ठीक है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या को समझना थोड़ा सा आसान भी होता है, क्योंकि हम लोग बचपन में कभी ना कभी तो एक संख्या रेखा हम लोग जरूर पढ़े होंगे, जिसमें इस तरह की कुछ लाइनें होती थी, बीच में 0 होता था और इसके बाद 1, 2, 3 ऐसे हम लोग लिखते थे डॉलर प्लस में, और पीछे में जा करके हम लोग क्या करते थे? माइनस में लिखते थे इस तरह से। ठीक है, इधर की जितनी भी संख्या होगी सब ऋणात्मक होती है, और इधर वाली जितनी भी संख्या होगी वो सभी के सभी क्या हो जाएगी? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक, और ये बीच में 0 होता है। ठीक है, ये 0 ना ही धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये अपने आप में न्यूट्रल ही रहता है हमेशा। ठीक है, देखिए सबसे छोटी, और इसमें हाँ एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात है कि इसके सबसे छोटी और पहले जो पूर्णांक संख्या होगी वो 1, 2 ना हो करके ये माइनस में होती है, जो कि सबसे छोटी और पहली हो जाएगी माइनस ऋणात्मक, और सबसे बड़ी जो पूर्णांक हो जाता है वो होता है प्लस में ऋणात्मक। देखिए सबसे पहली और छोटी माइनस ऋणात्मक है, और सबसे बड़ी ये भी अनंत ही हो जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग संख्या रेखा के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है संख्या, वह संख्या हमारा कौन सी? तो अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? जिस संख्या का गुणनखंड 1 होगा और स्वयं होगा, यानी एक ऐसी, मान लीजिए कोई भी संख्या हम ले लेते हैं 10। ठीक है, तो इस 10 को हम लोग किस किस संख्या से भाग लगा सकते हैं? तो 10 को 1 से भी लगा सकते हैं, 2 से भी लगा सकते हैं, 5 से भी लगा सकते हैं, और स्वयं 10 से भी लगा सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें हम क्या किए? 4 अंकों से भाग लगाए हैं। ठीक है, हम जबकि अभाज्य संख्या कहेंगे किसको? जिसका गुणनखंड 1 हो, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगे और किसी से भी भाग ना लगे, और दूसरा स्वयं से ही भाग लगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम 3 लेते हैं, तो 3 में क्या हम लोग 1 से भाग लगा सकते हैं और 3 से भी भाग लगा सकते हैं, दूसरा किसी भी संख्या से हम लोग भाग नहीं लगा। उसी तरह देखिए 5, 1 से लगाएंगे, 5 से ही लगाएंगे। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ 29 में 1 से ही लगा सकते हैं और स्वयं 29 से ही भाग लगा सकते हैं, किसी और अन्य संख्या से भाग नहीं लगा सकते। तो ये सब हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन अच्छा ध्यान दीजिए, जितनी भी अभाज्य संख्या इसमें आ रही है उसमें 2 संख्या ही सिर्फ आ रही है, एक स्वयं और दूसरा 1, तीसरा किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो अभाज्य संख्या और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो जाएगी
वो हो जाएगी 2। ठीक है, चूँकि एक है लेकिन एक में क्या है स्वयं से ही सिर्फ भाग लगता है, इसमें हम लोग सिर्फ एक को काउंट कर सकते हैं, दोबारा एक नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए एक को नहीं लेंगे। जब भी शुरुआत करेंगे तो 2 से। तो सबसे छोटी और पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2, और सबसे बड़ी हो जाएगी अनंत। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट संख्या पे। नेक्स्ट संख्या जो हमारा आता है वह है भाज्य संख्या। ठीक है, देखिए भाज्य संख्या क्या है, जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, यानी हम लोग भाग देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ 10 लिखे थे अभाज्य संख्या वाले में, तो उसका गुणनखंड 1 भी था, 2 भी था, 5 भी था और 10 भी था। ये चारों से भाग लग रहा था। ठीक है, तो जिस संख्या में ध्यान रखना है कि स्वयं से भी भाग लगे, ठीक है, एक से भी भाग लगे, इस दोनों को छोड़ करके कोई तीसरा संख्या भी अगर मान लीजिए इसमें आ रहा है जिसे भाग लग रहा है, तो वो सभी के सभी हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, चूंकि अभाज्य में स्वयं होता है और एक होता है, तीसरा कोई संख्या नहीं होता। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहले और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4, और सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या जो होता है वो अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या का गुणनफल। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए हम संख्या लिखे हैं 10, तो 10 का गुणनफल क्या हो जाएगा 1 × 2 × 5। ठीक है, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 भी, ये 2 और ये 5, ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या, चूँकि हम लोग एक को तो काउंट ही नहीं करते अभाज्य संख्या में। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ कितना 12, तो 12 में 1 से होगा 1 × 3 × 2 × 2। ठीक है, ये तीनों क्या अभाज्य संख्या। ठीक है, जो कि इसी तीनों को अभाज्य गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होती है 12। ठीक है, तो ये सभी क्या है अभाज्य संख्या, और गुना करने के बाद ये किस में बदल गया है भाज्य संख्या। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाज्य संख्या जो होता है वो अभाज्य का गुणनफल होता है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट संख्या पे। नेक्स्ट संख्या जो हमारी आती है वो आती है परमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी परमेय संख्या। अच्छा, परमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कर लेंगे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख लेंगे वो हमारा हो जाएगा परमेय संख्या। जैसे कि हम 2/4 लिखें। ठीक है, तो यहाँ अंश भी है और हर भी है, तो अंश को हम लोग P लिखते हैं और हर को Q लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2/4। उसी तरह देखिए 3/4 है, 5/7 है। अच्छा, हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगी हमारी परमेय संख्या। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर कोई रूट है, ठीक है, तो रूट में 3 है, इसको हम लोग बटा 1 के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बटा 1 के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे पहचानने का तरीका है कि जिसका क्या हो पूर्ण रूप से हम लोग क्या निकालें वर्गमूल निकालें, रूट में रहे तब। ठीक है, अगर बिना रूट का है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4, ये भी रूट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा परमेय हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम ऐसा लिख दें 81/100, ये भी रूट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या। लेकिन अगर रूट में ऐसा लिख दें, ठीक है, अगर ये रूट में आ गया तो हमें पहचानना पड़ेगा ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो परमेय पहचानने के लिए की तरीका है बस देखना कि इसका वर्गमूल निकलता है या नहीं। ठीक है, देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का कितना हो जाएगा 9 9 81 होता है, और 10 10 100, तो 9/10 इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमें ये पूरा वर्गमूल चूँकि निकल गया है, तो ये जो √81/100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा संख्या ये हो जाएगा परमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा संख्या आ रहा है वो है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या है कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। पहचानने का तरीका है कि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे कि देखिए हम √3 लिखें। ठीक है, तो √, जब हम लोग यहाँ 3 लिख दिए तो इसका हम लोग ना ही हम लोग इसको बटा में लिख सकते हैं और ना ही इसका हमें पूर्ण वर्गमूल आएगा। इसका वर्गमूल भी हम लोग निकालते हैं तो वर्गमूल आ जाता है 1.732 ... ठीक है, जो कि ये क्या है पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सभी √3 है, √5 है, 1/√2 है, या √2 + √3 है, या √2 × √3 है, ये सभी क्या हो जाएगी, तो ये सभी संख्या हो जाती हैं
और परिमेय संख्या। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करने वाले हैं। आज के क्लास का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले जो इसी क्लास पे पूर्ण रूप से संबंधित होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो बेसिक से बेसिक चीज़ को भी आसानी से सीख सकें, समझ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकें। ठीक है।